Today we are going to start our second lecture as the evolutionary process of IR। इसमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो यही होगा एवोल्यूशन ऑफ IR या एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ IR। दूसरा होगा हमारे पास स्कोप ऑफ IR एज एन एकेडमिक फील्ड या फिर एक्सटेंडेड कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा होगा दी ग्रेट डिबेट्स। ठीक है, इस ग्रेट डिबेट्स को समझने के लिए मैंने ये इवेंट्स दिए हैं जो कि इन तीनों टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए हमें काम आएंगे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हमारे इवेंट्स थे या फिर काजेस थे, रीज़न्स थे जिन्होंने आईआर को एवोल्व करने में हेल्प की या फिर जो रीज़न बने आईआर के एवोल्यूशनरी प्रोसेस के। पहले तो हमारे पास यही है, पहला तो यही है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया गया था 1641 में, जो कि हमारे पास ट्रीटी हुई थी जिससे नेशंस बनी थी, सबसे पहला इवेंट। उसके बाद मेजर जो इवेंट हुआ था ना, छोटे मोटे तो बहुत हुए थे, 2 मुल्कों के दरमियान जंग हो गई या फिर छोटी मोटी फाइट्स हो गई, लेकिन कोई बड़ा ऐसा इवेंट नहीं हुआ था जो आईआर को कंपेल करे कि वो मज़ीद एक्सपेंड हो या इवॉल्व हो। तो दूसरा हमारे पास इवेंट था वो था वर्ल्ड वार 1। उसके बाद आया फिर था वो वर्ल्ड वार 2 एंड देन आया दितांते पीरियड ऑफ पीस। इसको कहते हैं दितांते को पीरियड ऑफ पीस में आगे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोल्ड वार। उसके बाद फिर आता है एंड ऑफ कोल्ड वार और देन आता है फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। ये इवेंट्स हैं ना कुछ, ये 6-7 इवेंट्स यही हैं जिन्होंने आईआर को एक्सपेंड होने में या एवॉल्व होने में रीज़न बने, काजेज़ बने। सबसे पहले हम करते हैं हमारा जो फर्स्ट मेन रीज़न था या फर्स्ट फेज़, क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट फेज़ कहेंगे, और इसका हमारा जो कि फर्स्ट इवेंट होगा वर्ल्ड वार 1 और उसके आफ्टर मैथ्स। ठीक है, या फिर इंटरवार पीरियड। इंटरवार पीरियड का मतलब क्या है? वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जो पीरियड था उसको कहते हैं इंटरवार पीरियड। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट फेज़ था, इसमें क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ था, तो फिर स्कॉलर्स को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था कि आईआर को एक्सपेंड होना चाहिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर सोचना चाहिए। ऐसा कोई जो चीज़ नहीं थी जो कंपेल करे। तो हमारे पास वर्ल्ड वार 1 हुई तो फिर स्कॉलर सोचने पर मजबूर हो गए कि यार वर्ल्ड वार 1 हो गई है, तकरीबन आधा वर्ल्ड जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, निस्तो नाबूद हो चुका है, तो उसको फिर कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे फिर दूसरी वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 को ग्रेट वॉर भी कहा गया था ना, सबसे बड़ी जंग। तो फिर आईआर एज ए सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री तौर जाने लगा। ठीक है, पढ़ाया जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास फिर यूएसए में पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट आईआर एज ए डिपार्टमेंट अडॉप्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर फॉरेन काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स भी हुई। ठीक है, यह हमारे पास फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, आईआर एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री और फिर डिपार्टमेंट आईआर को लिया गया। और इसके बाद फिर हमारे पास आई फर्स्ट ग्रेट डिबेट। ग्रेट डिबेट किसको कहते हैं हम? ग्रेट डिबेट मतलब सीरीज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अमंग स्कॉलर्स। ठीक है, ये बेसिकली डिबेट्स हैं ना, ग्रेट डिबेट्स, ये बेसिकली यही है कि अगर एक ऑथर अपनी थ्योरी दे और दूसरा अपनी दे, फिर उन दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो किसी चीज़ पर, फिर उस चीज़ पर डिबेट हो, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसे ये एक इवेंट हुआ था, इसका रीज़न ये था, दूसरा कहता है इसका रीज़न ये था, इन दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो, तो फिर उस बात पर चर्चा हो, उसको हम कहेंगे ग्रेट डिबेट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेट डिबेट हुई वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो थ्योरीज़ आई ना सामने हमारे पास, वो थी क्लासिकल या ट्रेडिशनल रियलिज़म या फिर क्लासिकल या ट्रेडिशनल लिबरलिज़म। ठीक है, अब क्लासिकल या ट्रेडिशनल रियलिज़म क्या है? इसका मतलब ट्रेडिशनल रियलिज़म या क्लासिकल रियलिज़म का यही था कि ह्यूमन नेचर एज अ ईगोइस्ट, ह्यूमन जो इंसान है ना वो ईगोइस्ट है, तभी जंगें होती हैं, तभी बुरी चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और दूसरे तरफ हमारे पास थे क्लासिकल
या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म वाले, वो कहते थे कि ह्यूमन नेचर एज अल्ट्रस्टिक, मतलब ह्यूमन नेचर अच्छी है लेकिन उसको ट्रीट डिफरेंटली किया जाता है, उसको एज एन एंड नहीं लिया जाता, एज अ मीन लिया जाता है, तभी ह्यूमन नेचर ये जंगें वगैरह होती है। तो फिर ये कहते थे कि अगर हमारे पास ह्यूमन नेचर ईगोइस्ट है तो सबको पावर गेन करना चाहिए, एक इंसान पावर गेन कर रहा है उसके निस्बत दूसरा नहीं कर रहा तो फिर उसकी डिफ़ीट पक्की है। तो फिर इंसान को सर्वाइवल के लिए एज अ ह्यूमन उसको पावर गेन करना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे पास ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट वाले थे वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोऑपरेशन होना चाहिए, अगर किसी की कोई हेल्प नहीं हो रही तो फिर दूसरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ह्यूमन इंसान अच्छा है लेकिन उसको एज अ मीन नहीं लिया जा, एज एन एंड नहीं लिया जा रहा, उसको एज अ मीन लिया जा रहा है। तो फिर आप कोऑपरेट करो, एजुकेशन फैलाओ, तो फिर ही हमारे पास बेटरमेंट आ सकती है। और ये किस पर बेस थी हमारे पास फर्स्ट ग्रेट डिबेट इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंडिविजुअल्स आर मेन एक्टर्स। हमारे पास आगे डिबेट्स हैं ना, उसमें हमारे पास सोसाइटी मेन एक्टर है, स्टेट्स मेन एक्टर है, इंटरनेशनल लेवल मेन एक्टर। यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल्स, क्योंकि बात इंडिविजुअल की जा रही है ना, इंसानों की जा रही है। तो हमारे पास इसमें क्या ये कहते थे कि पावर गेन करना चाहिए सर्वाइवल के लिए, ये कहते थे कि कोऑपरेशन होना चाहिए। ये मेजर डिफरेंस था ट्रेडिशनल लिबरलिस्ट और ट्रेडिशनल रियलिस्ट जो स्कॉलर्स थे उनके दरमियान। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ कब शुरू हुआ हमारे पास? वर्ल्ड वार 2 हुई ना उसके बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद तो हमारे पास स्कॉलर्स ने अपने व्यूज़ दिए थे, जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म और रियलिज्म आईआर को एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री अडॉप्ट कर लिया गया था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वर्ल्ड वार 2 हो गई। फिर स्कॉलर्स परेशान हो गए, यार ये तो अब वर्ल्ड वार 2 हो गई, अब इसको कम्बाट करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि आगे कोई और वार ना हो। तो फिर आईआर एज अ सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी इश्यूज़ पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो आजकल जो है ना इवेंट्स जो आजकल हो रहे हैं या फिर वो भी हो सकते हैं किसी वार की रीज़न। और दूसरी बात आईआर को साइंस में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट और आईआर को इंटर मिक्स कर लिया गया, जिससे हमारे पास क्या आ गई, साइंटिफिक एंड बिहेवियरल अप्रोच। ये हम आगे सेकंड लेक्चर जो आगे हमारे लेक्चर आएंगे उसमें मज़ीद डिफ़ाइन कर देंगे आपको साइंटिफिक एंड बिहेवियरल अप्रोच किसको कहते हैं। इसका मतलब सिंपली तो यही होगा कि साइंस को इंक्लूड कर दिया गया। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रेट डिबेट वाले थे ना, ट्रेडिशनल रियलिज्म या लिबरलिज्म वाले, वो कहते थे कि हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास इवेंट्स के रीज़न या फिर उसको पढ़ना चाहिए इंसान की नेचर। ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, साइंस को पढ़ना चाहिए, साइंस जो कि रीज़न तलाश करती है, इंसान का बिहेवियर एनालाइज होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर फिर सेकंड डिबेट आ गई, वहाँ पर फर्स्ट डिबेट थी फर्स्ट फेज़ में, या सेकंड फेज़ में सेकंड ग्रेट डिबेट। इसमें ये कब आई? वर्ल्ड वार 2 के बाद, जैसे वो वर्ल्ड वार 1 के बाद आई थी 1950s में ये आ गई। तो इसमें कोई थ्योरी नहीं डेवलप हुई। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एफर्ट्स टू मेक आईआर एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, जैसे कि मैंने बताया साइंटिफिक एंड बिहेवियरल अप्रोच। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द मेथड्स टू स्टडी रेदर देन सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मेथड्स को स्टडी करो, जो मेथड्स है ना उसको मेथड्स देखो। और फिर एनालाइज, मेथड्स का मतलब क्या है कि एनालाइज एंड एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ पीपल, उसको तलाश करो। आप ऐसे ही नहीं तुक्के मारो ऑर्थोडॉक्सी वगैरह पर, आप साइंस को पकड़ो, वही आपको जवाब देगी। देन हमारे पास थर्ड ग्रेट डिबेट आ गई। थर्ड ग्रेट डिबेट में क्या हुआ, ये आई थी 1950s में। तो फिर हमारे पास कोल्ड वार भी चल रही थी, स्कॉलर्स ने सोचा यार ये तो कोल्ड वार भी शुरू हो गई, तो फिर इससे भी डिसएग्री हो गए। तो फिर हमारे पास थर्ड ग्रेट डिबेट आ गई। उसमें कहा ओ हो अब तो ये हमारे पास ये हिस्ट्री भी रीज़न हो सकता है, कंटेम्प्रेरी इशू भी हो सकता है, और हमारे पास तीसरा इशू भी हो सकता है, रीज़न हो सकता है वॉर का। वो था हमारे पास अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म दोनों ही इस बात से, ये हमारे पास थर्ड ग्रेट डिबेट में थ्योरीज डेवलप हुई। इसमें हमारे पास क्या किया गया, दोनों ही एक चीज़ से मुत्तफिक थे कि अनार्की तो है इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब कोई मेन पावर नहीं है जो दूसरों को, हमारे पास जैसा होता है ना कि घर में कोई एक बड़ा होता है वो जो दूसरों को मैनेज करता है, तो इनका कहना ये था कि अनार्की है इंटरनेशनल लेवल पर।
तभी तो हमारे पास कोई ये एक दूसरे की बात नहीं मानते, कोऑपरेट नहीं करते। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि जो नियो रियलिज्म वाले थे ना, वो कहते थे कि स्टेट्स को पावर गेन करना चाहिए, और जो नियो लिबरलिज्म वाले थे वो कहते थे कि स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। ये थ्योरीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन कर दूंगा सारी। ये कहते थे पावर गेन करना चाहिए, ये कहते थे कि कोऑपरेशन करना चाहिए नेशन ये स्टेट्स को। इसमें जो मेन एक्टर्स थे, जैसे फर्स्ट ग्रेट डिबेट में हमारे पास थे ना वो इंडिविजुअल्स इंसान, यहाँ पर स्टेट्स मेन एक्टर्स है। स्टेट्स के दरमियान बात हो रही है कि स्टेट्स को पावर गेन करना चाहिए, स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास थी न्यू रियलिज्म, ये थी हमारे पास न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है इसका पीरियड ऑफ दितांते का मतलब तो बेसिकली यही है, अगर किसी सुपर पावर्स के दरमियान या फिर दो पावर्स के दरमियान कोई जंग हो रही है, उसके बीच में अगर कोई पीस वाला पीरियड आ जाए तो उसको हम कहेंगे द पीरियड ऑफ दितांते। मिसाल हम कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जंग रुक गई अभी। क्यों? रीज़न्स कोई रमज़ान का मंथ हो सकता है। तो फिर ये तय पाया गया कि 1970s और 60s में कि अब कोई जंग नहीं होगी कुछ पीरियड के लिए यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान जो कोल्ड वार हो रही थी, उस पीरियड को हम कहेंगे दितांते। इसमें कोई थ्योरी वगैरह डेवलप नहीं हुई, कोई अप्रोच वगैरह नहीं आई। तो उसके बाद फिर हमारे पास 1990s में आ जाता है थर्ड फेज़, ठीक है। फर्स्ट फेज़ वर्ल्ड वार 1 के बाद, सेकंड फेज़ वर्ल्ड वार 2 के बाद, और थर्ड फेज़ कब आता है? कोल्ड वार की एंड के बाद 1990 में, जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है। तो उसमें क्या हुआ कि आईआर एज अ सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंसेज एंड मॉरल एथिक्स पढ़ाएगा, जिसमें हमारे पास ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट तो इंक्लूड कर दिया गया आईआर में, ठीक है। तो ये हमारे पास सोशल साइंस और ये एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए आईआर में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को समझने के लिए। वो सारी चीज़ें तो फिर हो गई थी डिसएग्री, स्कॉलर्स डिसएग्री हो गए थे। वर्ल्ड वार 1 में हिस्ट्री, आईआर एज ए हिस्ट्री, वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर कंटेम्प्रेरी इशूज़, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल को समझने के लिए आईआर एज अ सब्जेक्ट। तो फिर उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो आईआर एज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। उसमें हमारे पास आ गई फोर्थ ग्रेड डिबेट, ठीक है। फोर्थ ग्रेड डिबेट बेसिकली ये है कि टू स्टडी आईआर एट सोसाइटल लेवल। इसमें मेन एक्टर हमारे पास जो थे ना वो थे स्टेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ और मीडिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास जो कि सोसाइटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फेसबुक वगैरह सोशल कोई ऐप अभी इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर सोशल मीटिंग्स, जब ये सोशल मीडिया नहीं सोशल मीटिंग्स होती थी, अभी हमारे पास सोसाइटी को समझने के लिए क्या होता है, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर वगैरह, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशंस जो सोशल हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया। तो मीडिया हमारे पास मेन एक्टर एज इन आईआर शामिल होने लगा, ठीक है। तो फिर उसमें हमारे पास जो कि फोर्थ ग्रेड डिबेट में जो हमारे पास थ्योरीज डेवलप होने लगी वो थी फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। फेमिनिज्म, राइट्स ऑफ जेंडर, ठीक है, डिफरेंट जेंडर्स। पोस्ट मॉडर्निज्म, ये आईआर की एक थ्योरी है, हम आगे करेंगे चारों थ्योरीज। ये चीज़ें हमारे पास थ्योरीज जन्म लेने लगी। तो फिर स्टेट नॉर्म्स और जो कि मीडिया था वो मेन एक्टर होने लगे। और उसके बाद हमारे पास आ गई फोर्थ ग्रेड डिबेट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। जैसे हमारे पास यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन में के बाद 1990s में जब यूएसए ग्रेट पावर हो गया था, हेनरी किसिंगर ने जो लिखी थी बुक अपनी एंड ऑफ हिस्ट्री, या फिर सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी बुक लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसमें यही उन्होंने कहा था कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स कुछ वक्त के लिए तो वर्ल्ड पावर है, इसके बाद फिर नई पावर्स उभरेंगी, जिसे हम आजकल देख रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, जो थर्ड जो हमारे पास दूसरे कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर, वो अभी उभर रहे हैं, जिसे अभी हम कहते हैं द ईस्टर्न सेंचुरी
ओरिएंटलिस्ट सेंचुरी भी कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ ईस्टर्न सेंचुरी, ठीक है, ईस्ट। तो ये हमारे पास चीज़ें कुछ थी जो 4th ग्रेड डिबेट में डेवलप होने लगी। IR एज अ पार्ट ऑफ सोशलॉजी 100% इंक्लूड होने लगा, फ्राम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। तो ये कुछ चीज़ें थी हमने आज डिस्कस की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो ये मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई ना, ये एज कुछ आंसर कैसे लिखनी है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का, आपने जो 500 वर्ड्स लिखने हैं पर सब्जेक्ट पर आंसर के, वो आपके कैसे पूरेंगे, जो ये क्वेश्चन होंगे ना, ये हम एनालाइज करते हैं अभी। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला, डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस इट्स चेंजिंग या इवॉल्विंग स्कोप। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। पहले तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफ़ाइन करना है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इंट्रोडक्शन देना है, फिर डेफिनेशन, फिर कंजर्वेटिव व्यू, फिर मॉडर्न व्यू, और स्कॉलर्स के एक एक दो डेफिनेशंस रेफरेंस। उसके बाद फिर आ जाता है डिस्कस इट्स चेंजिंग या इवॉल्विंग स्कोप। ये कैसे होगा? पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे इसका, उसके बाद फिर चेंजिंग या इवॉल्विंग स्कोप मैंने आपको पढ़ा दिया है, इवेंट्स देंगे। फर्स्ट फेज़ वर्ल्ड वॉर 1, सेकेंड फेज़ वर्ल्ड वॉर 2, और इसमें फिर क्या क्या चेंजिंग आई, कौन सी डिबेट्स हुई, ये सारा लिख देना है अपने। तो आपका 500 वर्ड्स का हो जाएगा आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन बी है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू विच इंटरनेशनल रिलेशंस एक्वायर द स्टेटस ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये भी इजी है। अभी हमने ये पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया ना, इससे आपका हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देंगे, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ IR, उसमें देंगे फर्स्ट फेज़, फिर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, उसमें हम ये ग्रेट डिबेट्स लिखेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि फर्स्ट फेज़, इसके फेजेस पढ़े, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ IR, और दूसरा हमने पढ़ा ग्रेट डिबेट्स। ग्रेट डिबेट्स में क्या हुआ, थ्योरीज़ हमारे पास आई। फर्स्ट ग्रेट डिबेट में ट्रेडिशनल रियलिज़म और ट्रेडिशनल रियलिज़म। सेकेंड ग्रेट डिबेट में हमारे पास साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच। थर्ड ग्रेट डिबेट में न्यू रियलिज़म, न्यू लिबरलिज़म। फोर्थ ग्रेट डिबेट में फेमिनिज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, क्रिटिकल थ्योरी वगैरह आ गई। तो होप आपको IR में थ्योरीज़ कहाँ से आई है आपको पता चल गया होगा, और IR एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, और इसका स्कोप एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कैसे बढ़ता गया, ये आपको चीज़ें